हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के एजेंडे के साथ बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ से पूर्व सीएम और बीजेपी के उपाध्यक्ष रमन सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत दूसरे नेता वर्चुअली बैठक में जुड़े। छत्तीसगढ़ से भी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई समेत वरिष्ठ नेता वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिए। पीएम मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोविड काल में बेहतर कार्य के लिए सराहना की। पार्टी नेताओं से कहा कि बीजेपी परिवार आधारित पार्टी नहीं है, ऐसे में हमारे लिए सेवा ही पूजा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों से बीजेपी के बड़े नेता और संगठन प्रमुख बैठक में हिस्सा लिए। बैठक में बीजेपी ने तय किया कि पंजाब में वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बैठक से निकले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। चलो, तो दिल्ली में बीजेपी की बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को सेवा का मंत्र दिया और इस बैठक में रमन सिंह मौजूद रहे। रायपुर से कौशिक साय और सरोज पांडे समेत कई नेता वर्चुअली जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि लगातार सामान्य व्यक्ति के मन से जुड़कर के जो पार्टी एक राजनीतिक विचार को आदर्श के रूप में लेके चली है, आज उसका एक व्यापक परिणाम भी देखने में आता है। और वो व्यापक परिणाम इस रूप में है कि दुनिया के लोगों ने अनेक क्षेत्रों में, चाहे कोविड में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा हो, और चाहे जलवायु परिवर्तन पे भारत के द्वारा विश्व में स्थापित किए गए मानक हों, उसको स्वीकार किया है। सकारात्मक सोच के साथ, आत्मविश्वास से भर के 5 राज्य जहाँ चुनाव होने, उनकी तैयारी की भी चर्चा हुई, उपलब्धियों की भी चर्चा हुई। लेकिन उसके साथ आगे जो काम हमको करना है, जनता को सुखी और समृद्ध करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर प्रदेशों के निर्माण के लिए, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उद्घाटन भाषण में खास करके छत्तीसगढ़ के जो भ्रष्टाचार है, करप्शन के मामले हैं, उसको लेकर के चिंता व्यक्त किए। यहाँ के नक्सलवाद और जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार आने के बाद में सांप्रदायिक सद्भाव को जो बिगाड़ने का काम किया गया है, इसको लेकर के विशेष चिंता व्यक्त किए हैं। आने वाले 2023 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, इसको लेकर के कार्य योजना के ऊपर भी चर्चा की गई। बढ़ते आगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कहा कि केंद्र की सरकार को एक्साइज ड्यूटी में और कमी करनी चाहिए। सीएम ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ये करती है तो किसी भी राज्य को वैट कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में वैट घटाने के लिए हम पड़ोसी राज्य के दामों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि पड़ोसी राज्यों से कम दर पर हमारे लोगों को प्रति क्विंटल दिए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जैसे जैसे केंद्र सरकार एमएसपी बढ़ाएगी, वैसे वैसे किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान उत्पादक किसानों को 9,000 रुपए प्रति एकड़ देती रहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हम लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि केवल एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति दी जाए। तो वहीं गोबर खरीदी पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रासायनिक खाद की कमी होगी। इस स्थिति में हम जैविक खाद की ओर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या तेलंगाना में, सीमावर्ती राज्य में जो रेट होंगे उसको हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद एक दिन तय कर लेंगे। लेकिन हमारे जो उपभोक्ता है, चाहे पेट्रोल के हों चाहे डीजल के हों, उसको अन्य राज्य से ज्यादा नहीं पड़ेगा।
बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर से लगे ग्राम नरदहा में छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर समाज के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष चोवाराम वर्मा और अन्य निर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए समाज के पुरखों और विभूतियों को नमन किया और कहा कि उन्होंने शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन ने डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर स्वास्थ्य योजना, स्वामी आत्मानंद के नाम पर उत्कृष्ट शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल की योजना शुरू की है और इसी तरह डॉक्टर नरेंद्र वर्मा द्वारा रचित गीत अर्पा पैरी के धार को राजगीत बनाया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से हाथ उठाकर गौठानों को पैरादान करने की शपथ भी दिलाई। हम कह सकते हैं कि 90-95% व्यक्ति मने थे कृषि पर कृषि पर आधारित है और ये पाए के हमारे पुरखों में लगातार किसान के हित में लड़ाई लड़े, आंदोलन करे। फिर दूसरा हमारे समाज में शिक्षा के भी आंदोलन खूब चले, जैसे कि हमारे सामाजिक नेता मन है, चाहे राजनेता मन हो, ये मत सब शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दे। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित कला मंदिर में 10 नवंबर को होने वाले व्याख्यान में सीएम भूपेश बघेल समेत पूरी कैबिनेट शामिल होगी। इसे लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कला मंदिर का जायजा लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माण के योगदान विषय पर व्याख्यान होगा। भिलाई के राजीव भवन में 10 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी होगी, जिसमें सीएम भूपेश बघेल और प्रभारी पीएल पुनिया मौजूद रहेंगे। साथ ही सभी कांग्रेस जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में महंगाई और कांग्रेस सदस्यता अभियान पर चर्चा होगी। तो नेहरू जी के दिए गए योगदान के बारे में, व्याख्यान के बारे में हमारा युवा पीढ़ी भी जानेगा, क्योंकि उन 17 सालों तक प्रधानमंत्री भी रहे, तो उनका योगदान को आज का युवा पीढ़ी भूल रहा है। तो आज के युवा पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है, उसके बारे में व्याख्यान वहाँ आयोजित की गई है। चलिए बढ़ते आगे। झीरम घटना जांच आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपे जाने के मुद्दे पर आज राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपना तय मान्य प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। मोहन मरकाम ने कहा कि किसी भी आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार विधानसभा के पटल में प्रस्तुत करती है, इसलिए राज्यपाल को बिना किसी टीका टिप्पणी किए राज्य सरकार को यह रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए। साथ ही सरकार से इस विषय पर न्यायिक जांच आयोग के गठन की मांग की। इस दौरान उनके साथ झीरम घटना के पीड़ित परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। इधर कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने आश्चर्य जताया। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धनपाल कौशिक ने जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की है। चले तो झीरम की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपने पर सियासत जारी है। राज्यपाल को सौंपे जाने के मुद्दे पर आज राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के बदले राज्यपाल को सौंपना तय मान्य प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। मोहन मरकाम ने कहा कि किसी भी आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार विधानसभा के पटल में प्रस्तुत करती है, इसलिए राज्य को बिना किसी टीका टिप्पणी किए राज्य सरकार को यह रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार से मांग करती है कि यदि झीरम घाट में व्यापक जांच के लिए एक बृहद न्यायिक जांच आयोग का गठन कर झीरम की षड्यंत्र की नए सिरे से जांच करवाया जाए। प्रदेश की जनता इस मामले के पीछे षड्यंत्र को बेनकाब होते देखना चाहती है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि किसको सौंपा गया, महत्वपूर्ण ये है कि लंबे समय से जो मांग रही है कि जांच पूरी हो, जांच आज पूर्ण हो गई है। उसका जो प्रतिवेदन दिया गया है और प्रतिवेदन ऐसे जगह पे गया है कि जिसके लिए आपत्ति का विषय कोई है ही नहीं, और आपत्ति है तो इस बात को प्रकाशित करें ना, बोले ना, सार्वजनिक करें। बतानी रिपोर्ट से क्या इनकी बौखलाहट है, और हम तो इस रिपोर्ट की सार्वजनिक करने की भी मांग करते हैं ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को पूरे घटनाक्रम की जानकारी हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।
बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ के राज्य विश्वविद्यालयों में रिटायर्ड हुए शिक्षकों की परेशानी बढ़ गई है। जो शिक्षक कर्मचारी 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर्ड हैं, उनको शासन 7वें वेतनमान का पेंशन नहीं दे रहे, जबकि उसी विश्वविद्यालय से 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर्ड हुए शिक्षक और कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शासन 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन दे रही है। इतने नहीं, कॉलेज से रिटायर्ड हुए शिक्षक को चाहे वह 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर्ड हुए हों या उसके बाद, शासन उसे 7वें वेतनमान के तहत पेंशन दे रही है। इस नियम से प्रभावित होने वाले अधिकांश लोग रविशंकर विश्वविद्यालय के रिटायर्ड शिक्षक हैं। जो 1/1/16 के बाद रिटायर हो रहे हैं वो सब के सब रह गए हैं, और जो पहले रिटायर हो रहे हैं उनको मिल रहा है। और उससे ज़्यादा ख़राब बात ये है कि कॉलेज का जो आदमी जो भी शिक्षक या एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, तो उसको चाहे वो 1/1/16 के पहले का हो चाहे 1/1/16 के बाद हो, उसको सारा बेनिफिट मिल रहा है। और हम लोग यूनिवर्सिटी में हैं, हम लोग को नहीं मिल रहा। कवर्धा में विवाद के बाद से लागू धारा 144 को शिथिल कर दिया गया है। झंडा विवाद के बाद से शहर समेत जिले भर में कई त्योहार कर्फ्यू के बीच ही मनाए गए। साथ ही आरोपी सलमान खान और रेहान पर पुलिस विभाग की तरफ से जिला बदर की कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन पेश किया गया था, जिस पर कलेक्टर ने दोनों आरोपी को नोटिस भेजा है। जवाब संतुष्टिजनक नहीं होने पर दोनों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं त्योहारी सीजन में कर्फ्यू का सबसे ज्यादा असर व्यापारियों पर पड़ा। कर्फ्यू के कारण शहर नवरात्रि के 9 दिन पूरी तरह से बंद रहे। अब पूरी तरह से कर्फ्यू में छूट मिलने के बाद से शहर सहित जिले वासियों ने राहत की सांस ली है। सुकमा जिले में नक्सलियों ने 5 ग्रामीणों का अपहरण कर लिया है। कोटा के भटेर गांव से नक्सलियों ने पहले शुक्रवार को 4 ग्रामीणों का अपहरण किया और इसके बाद शनिवार को भी एक और ग्रामीण को नक्सली गांव से अपने साथ ले गए। 5 ग्रामीणों की अब तक कोई खबर नहीं मिली है। वहीं सुकमा में सर्व आदिवासी समाज ने सभी ग्रामीणों को सुरक्षित रिहा करने की नक्सलियों से अपील की है। आशंका जताई जा रही कि हाल ही में भटेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए थे, जिसके चलते ग्रामीणों को अगवा किया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। पांच जन हमारे भाई लोगों को लेके गए। उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सुरक्षा में हमारे आदमी को छोड़ दे। यही निवेदन करता हूँ। देखा जा रहा है ये हमारे नियरेस्ट कैंप से 20 किलोमीटर दूर अंदर का गांव है। वहाँ पे हमारा भी कोई उस स्थान पे अभी सुरक्षा प्रेजेंस नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ वहाँ कैंप खुलेगा तो ग्रामीण और आदिवासी लोग वहाँ पे सुरक्षित हो जाएंगे और नक्सली के इस तरह के अत्याचार से उनको मुक्ति मिलेगी। बलौदाबाजार जिले के खेंदा गांव में जुड़वा भाइयों की मौत पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। 2 सर 4 हाथ और 2 पैर वाले जुड़वा भाई शिवनाथ और शिवराम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे अपने पिता पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। मौत से पहले बनाए गए इस वीडियो में लवन चौकी पर भी किसी प्रकार की मदद नहीं करने का आरोप लगा है। और IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद एसपी ने जुड़वा भाइयों की मौत और वीडियो की जांच के लिए एक टीम गठित की है और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। इन सब के बीच सवाल यही है कि इस तरह के मामले में पोस्टमार्टम आखिर क्यों नहीं कराया गया। अजीब बनावट वाले इन जुड़वा भाइयों की मौत आखिर कैसे हुई, रिपोर्ट में क्या नया खुलासा हो पाएगा, यह देखना होगा। बढ़ते आगे डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम टुंडेरा निवासी 2 सगी बहनों की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी चालक की पिटाई कर दी। बाद में पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल साइकिल से बाजार जा रहे दोनों बहनों को लापरवाही पूर्वक कार चला रहे ड्राइवर ने टक्कर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही दोनों बहनों की मौत हो गई। हादसे में उनकी चचेरी बहन बुरी तरह से घायल हो गई। कवर्धा के रेंगाखार गांव में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए विवाद में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर आरोपी फरार हो गए। हमले में पीड़ित युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। दरअसल विसर्जन के दौरान विवाद होने के बाद वीडियो बनाने को लेकर नाराज होने से आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है।
तो वीडियो बना है कि क्यों खर ग्रुप के आदमी मतलब काली बत्ती से। हाँ तो मैं वीडियो काट दूँ भैया हुआ बोला कोई मतलब नहीं है इसे कह बस उठ के कह वीडियो में काट दूँ तो कवर करे हंस करके मोरे सर पासल बहुत ज्यादा तलवार या कुछ रखे रही तेन में काट दी सो है। 8 लाख के जब पूरा आबादी यहाँ है तो वहाँ करीब 1.5 लाख की आबादी हमारे साहू समाज के सारा संगठित है। हमारे लोगन कभी भी उद्दुलित हो सकते एकर कारण से हम एक प्रकार से हम शासन ला इस बात में चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा घटना से रोके अन्यथा आंदोलन के लिए ये समाज जो विवेचना के तथ्य आए थे उसके आधार पर इसमें पूर्व में ही क्योंकि एमएलसी के आधार पर हमने अपराध में जो धाराएं हैं उसमें धारा 307 पूर्व में ही जोड़ी थी। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इसे माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड में प्रस्तुत किया। चलिए बढ़ते आगे। स्वच्छता सर्वे रैंकिंग में प्रदर्शन को बेहतर करना जगदलपुर नगर निगम के लिए एक चुनौती बना हुआ है। नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने स्वच्छ और सुंदर शहर नाम से चलाए जा रहे अभियान में ब्रांड एम्बेसडर की भी नियुक्ति की है। इसके जरिए भी ज्यादा से ज्यादा स्वयंसेवकों को साफ सफाई के लिए तैयार किया जा रहा है। दीपावली के बाद से बड़ी संख्या में स्वयंसेवक सार्वजनिक स्थलों में साफ सफाई कर रहे हैं। बावजूद इसके अभी भी शहर की पूरी सफाई में निगम को लंबा वक्त लग सकता है और इस बार निगम ने रैंकिंग सुधारने विशेष टीम तैयार की है और अब देखना होगा कि इसके नतीजे कब और कितने अच्छे आते हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर फॉरेस्ट रेंज में 30 हाथियों का आतंक लगातार जारी है। 30 हाथियों का यह दल सीतापुर फॉरेस्ट रेंज के सलियाडी सर्किल के सराह पानी में अपना डेरा जमाए हुए हैं। सलियाडी सर्किल के अलग अलग रिहायशी इलाकों में धान, गन्ने और सब्जियों की फसलों को लगातार हाथी नुकसान पहुंचा रहे। इससे ग्रामीणों को भारी नुकसान हो रहा। सप्ताह भर के भीतर हाथियों ने 24 हेक्टेयर से अधिक धान की फसल को तबाह कर दिया। इससे किसानों की धान कटाई भी प्रभावित हो रही है। प्रशासन ने हाथियों से बचने के लिए अलर्ट जारी किया है। फॉरेस्ट विभाग की टीम ग्रामीणों के मकान और फसलों का नुकसान का आकलन करते हुए मुआवजा प्रकरण तैयार करने में जुटी हुई है। विभाग और स्थानीय राजस्व प्रशासन जो जनपद पंचायत के लोग हैं और सभी ग्रामवासी उनको जागरूकता के माध्यम से कि जब हाथी का मूवमेंट हो तो उसको हम लोग ट्रैकिंग करें और ट्रैकिंग कर भी रहे हैं ताकि किसी भी तरह की जनहानि ना हो। फसल हानि यदि होती है तो उसको तत्काल मुआवजा दिया जाए। कांकेर जिले के पखांजूर ब्लॉक में आज किसानों ने नकली बीज बेचने वाले कृषि दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। किसानों ने भौमिक कृषि केंद्र में पतासाजी करने पर नकली मक्का बीज भारी मात्रा में बरामद किए गए। मौके से ग्रामीणों ने पखांजूर तहसीलदार को इसकी जानकारी दी तो भौमिक कृषि केंद्र के संचालक देवाशीष भौमिक ने सुजाता कृषि केंद्र से बीज का खरीदना बताया और खबर मिलती कार्रवाई करते हुए सुजाता कृषि केंद्र पखांजूर दुर्गा मंदिर के समीप पहुंचकर जांच पड़ताल की गई, जहां से उन्हें बाजू की दुकान में रखा हुआ 128 पैकेट DKC मक्का बीज प्राप्त किया। पखांजूर तहसीलदार शेखर मिश्रा ने बताया कि DKC बीज 128 पैकेट जब्त किया गया है। साथ ही संबंधित दुकानों को बंद कर दिया गया है। बीज के सैंपल को जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमें 128 पैकेट मक्के का बीज मिला हुआ है, जिसकी प्रथम दृष्टया जांच करने से वो नकली प्रतीत होता है। हालांकि और भी जांच करने की आवश्यकता होगी और भी ऐसे दुकानें हो सकती हैं जहां पर ये चीजें बिक रही हैं, तो हम उसकी खोज कर रहे हैं। बढ़ते आगे। राजिम की फिंगेश्वर पुलिस ने हत्या के आरोपी ओगेश साहू को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि महेश दीवान रायपुर में रहकर मजदूरी किया करता था। महेश दिवाली मनाने खैर झीटी गांव आया और अपने छोटे भाई त्रिवेद दीवान के घर पर रुका हुआ था। शनिवार को ओगेश महेश के घर आया और सोते समय ही महेश पर लोहे की गैती से हमला कर दिया। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को बोरसी से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बता दें कि ओगेश और महेश दोस्त थे, लेकिन पैसों को लेन देन को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। यह घटना थाना फिंगेश्वर के गांव खैरजेटी की है, जिसमें उगेश साहू नामक व्यक्ति ने महेश दीवान को पैसे के लेन देन की बात पर हत्या कर दिया है। इसमें उगेश साहू के खिलाफ 302 IPC की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यायिक रिमांड पश्चात आरोपी को जेल भेजा जाएगा। बलरामपुर जिले में पुलिस विभाग में कई थानों में पदस्थ आरक्षक और प्रधान आरक्षकों का एक साथ ट्रांसफर हुआ है। एसपी ने एक साथ
468 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया है। जिले में ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी संख्या में पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। जिन पुलिस कर्मियों का तबादला हुआ वह इन थानों में कई सालों से पदस्थ थे। आपको बता दें कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एसपी ने इतना बड़ा कदम उठाया। हाल ही में बसंतपुर और वाड्रॉप नगर में पुलिस और मवेशी तस्करी का पर बड़ा आरोप पुलिस पर लगा था। इसके अलावा कई और मामलों में पुलिस कर्मियों के पर आरोप लगने के बाद 468 पुलिस कर्मियों का ट्रांसफर किया गया है। चलो तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।